नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे YouTube चैनल से। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। आपको पता है अच्छे से हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। जीएस और जीके का ये प्रैक्टिस सेट है। आने वाले जो रेलवे के एग्जाम हैं, चाहे हम एनटीपीसी की बात करें, ग्रुप डी की बात करें, तो उन सभी के लिए ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल है। और रेलवे के कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इस सीरीज से जुड़िए आप। और साथ ही साथ अगर कोई और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं जहां पे जीएस और जीके का पोर्शन पूछा जाता है तो उसके लिए भी ये यूजफुल है। यहां मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये प्रैक्टिस सीरीज हमारी यूट्यूब चैनल पर चल रही है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं और यहाँ आप कोचिंग करना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस अगर करना चाहते हैं, कंप्लीट ऑफलाइन क्लासेस फुल सिलेबस, तो मात्र 6 महीने की तैयारी में आप इस लायक हो जाएंगे। यहाँ अगर रेगुलर क्लास करते हैं तो 6 महीने की तैयारी में आप इस लायक हो जाएंगे कि कोई भी एग्जाम है आपका, रेलवे का, एसएससी का, तो उसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन 6 महीने रेगुलर रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रेगुलर क्लासेस, टेस्ट सीरीज और एवेल्युएशन, कितना परफॉर्मेंस रहा आपका, उस पर काम किया जाता है। ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे नंबर दिया जा रहा है, देख रहे हैं आप, उस नंबर पे कांटेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी इससे रिलेटेड आपकी क्वेरी हो तो। ठीक है, हम शुरू करते हैं। आज की क्लास जो है 32 नंबर की है। पहला प्रश्न है, इन इंडिया नेशनल इनकम इज कंप्यूटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो ध्यान रखेंगे दोस्त, राष्ट्रीय आय की गणना एनएसओ के द्वारा की जाती है। हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की। हम किसकी बात कर रहे हैं? नेशनल इनकम की हम बात कर रहे हैं। नेशनल इनकम कैसे निकलती है? जीडीपी से निकलती है। ठीक है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या है? एक वित्तीय वर्ष में, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर आप समझते हैं 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च तक, 12 महीने का एक फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में भारत के अंदर जो उत्पादन हो रहा है, उसकी अंतिम वैल्यू जो है उसे जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी से ही हम फिर एनडीपी निकालते हैं, है ना। एक जीएनपी का कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट पे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। एनएनपी होता है। एनएनपी को जब हम फैक्टर कॉस्ट पर निकालते हैं, एनएनपी को अगर हम लागत मूल्य पर गणना करते हैं उसकी, तो वही नेशनल इनकम होता है। तो नेशनल इनकम से रिलेटेड जो चीजें हैं, आंकड़े हैं, कैलकुलेशन है, वो कौन करता है? एनएसओ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। क्या? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ। ठीक, किस मंत्रालय के अधीन में एनएसओ आता है? तो MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके तहत ये एनएसओ काम करता है। वर्तमान में MOSPI मंत्री कौन है? तो इंद्रजीत सिंह वर्तमान में मंत्री हैं। मॉस्पी मिनिस्टर इनको कहते हैं। मॉस्पी का पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, याद रखेंगे। द कंट्री विच इज द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में रेशम का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? पूरे विश्व में रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा देश करता है? बताओ भाई, पूरे विश्व में रेशम का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है सबसे ज्यादा? तो वो है चीन। चीन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है वर्ल्ड में, किसका? रेशम का। तो चीन हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम देखें तो चीन सबसे टॉप पर आ जाएगा, उसके बाद भारत आता है। चीन के बाद आता है भारत। ठीक है, भारत के बाद फिर उज्बेकिस्तान आ जाएगा, और 4th नंबर पे वियतनाम आ जाएगा, और 5th नंबर पे नॉर्थ कोरिया आ जाएगा, नॉर्थ कोरिया। तो ये 5 याद रखने हैं आपको, टॉप 5 प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। सिल्क उत्पादन में सर्वोच्च 5 देश कौन से हैं? तो चीन सबसे पहले नंबर पर आता है, वही सवाल में पूछा है, आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखें, महापरिनिर्वाण टेम्पल इज लोकेटेड,
ये जो टेम्पल है महापरिनिर्वाण टेम्पल है ना, बुद्ध का महापरिनिर्वाण टेम्पल है ये। तो यहाँ पे ये कहां पर स्थित है? कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया, श्रावस्ती। महापरिनिर्वाण टेम्पल कहां पर है? महापरिनिर्वाण टेम्पल तो ये आपका कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? कुशीनगर, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। ये महापरिनिर्वाण टेम्पल है। आपके लिए सवाल है, निर्वाण, निर्वाण और महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, इन दोनों का मीनिंग आप बता दो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। निर्वाण और महापरिनिर्वाण में अंतर क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है? द कॉन्सेप्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ फॉर्म्स द थीम ऑफ, जो अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा है उसका मुख्य विषय क्या है? अष्टांगिक मार्ग, एट फोल्ड पाथ, इसका मुख्य विषय क्या है? दीपवंश, दिव्यावदान, महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र। तो जो अष्टांगिक मार्ग है जो फॉलो करना होता है अनुयायियों को, तो उसका जो मुख्य विषय है वो क्या है? धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र। धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र ये इसका मुख्य विषय है। एट फोल्ड पाथ यानी कि अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, ये धर्म में बताया गया है। तो अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या आता है? तो यहां देखो, सम्यक वाक, एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूं, सम्यक वॉक, सम्यक विश्वास, सम्यक विचार, सम्यक जीविका, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक प्रयास और सम्यक कर्म। ये अष्टांगिक मार्ग है। एट फोल्ड पाथ्स, आठ मार्ग हैं ये जिन्हें अष्टांगिक मार्ग बोला गया है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब एक तरफ दिया है आपको ये पास, ये क्या दिए हैं? दर्रे, दर्रे पास दिया है एक तरफ, और दूसरी तरफ वो कहां पर है? दूसरी तरफ वो कहां पर है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है वो बताना है आपको। तो नाथुला, नाथुला जो है, क्या नाथुला अरुणाचल प्रदेश में है? नाथुला अरुणाचल प्रदेश में है? तो जी हां, बिल्कुल नहीं है। नाथुला कहां पर है? नाथुला है आपका सिक्किम में। नाथुला कहां पर है? सिक्किम में है। तो ये मैच नहीं कर रहा है, यहां पे बता रहा है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। लीपू लेक उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, पालाघाट केरल में है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। तो कौन सा मैच नहीं कर रहा है? नाथुला, नाथुला जो पास है, नाथुला जो दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, वो सिक्किम में है, ये ध्यान रखेंगे। चोराबड़ी ग्लेशियर किस दिशा में स्थित है? चोराबड़ी जो ग्लेशियर है वो किस दिशा में स्थित है? छठवां प्रश्न, छठवां प्रश्न। ये रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में है। कहां पर है चोराबड़ी ग्लेशियर? रुद्रप्रयाग उत्तराखंड। कहां पर है? रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में है ये चोराबड़ी ग्लेशियर। केदारनाथ मंदिर जो है, जो केदारनाथ टेम्पल है उसके उत्तर में है, नॉर्थ ऑफ द केदारनाथ टेम्पल। ये चोराबड़ी ग्लेशियर कहां है? केदारनाथ टेम्पल के नॉर्थ में है। ज्योग्राफी का ये प्रश्न है आपका, ध्यान रखेंगे। ये देख लीजिए, ये है चोराबड़ी ग्लेशियर। ये क्या है? चोराबड़ी ग्लेशियर। कंसीडर द फॉलोइंग सिटीज लोकेटेड ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। भारत के जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पर जो सिटी स्थित हैं, ये जो सिटी स्थित है, ये देख रहे हैं आप, ये जो सिटी स्थित हैं उनको ध्यान में रखते हुए, जैसे कि जंजीरा, कन्नौर और नगरकोइल और सिंधुदुर्ग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ सिटीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये नॉर्थ है, नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ चलेंगे तो सही ऑर्डर हमें बताना है। हमें क्या बताना है? सही ऑर्डर बताना है। नॉर्थ से साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर हमें इन सिटीज को सीक्वेंस में अरेंज करना है, क्रम में व्यवस्थित करना है। सातवां प्रश्न है आपके सामने। तो देखो भाई,
नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर हम चलें तो सबसे पहले जंजीरा आएगा, जंजीरा, ये, इसके बाद जंजीरा के बाद आएगा सिंधुदुर्ग, सिंधुदुर्ग आ जाएगा, और सिंधुदुर्ग के बाद आएगा कन्नौर, कन्नौर, और कन्नौर के बाद क्या आएगा, नागरकोइल, क्या है, नागरकोइल। तो ये सीक्वेंस हो जाएगा, ये क्या होगा, ये सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। देखो आपको अच्छे से पता है, एक तो संसदीय प्रणाली चलती है सरकार की, एक होती है जिसे हम संसदीय प्रणाली कहते हैं, एक को क्या कहते हैं, संसदीय प्रणाली, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। आपको अच्छे से पता है इंडिया में क्या चल रहा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है भाई, दोनों में अंतर समझ लो जिन्हें नहीं पता बेसिक से। दूसरी तरफ होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यानी कि राष्ट्रपति प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली जिसे कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम, क्या कहते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं। अब देखो, संसदीय प्रणाली ये भारत में चलती है, और हमने कहां से ली है, यूके से कॉपी की है, यूनाइटेड किंगडम से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, ब्रिटेन से। राष्ट्रपति प्रणाली कहां पर चलती है, ये यूएसए में चलती है, यानी कि अमेरिका, अमेरिका में चलती है। क्या अंतर है, तो संसदीय प्रणाली में क्या होता है, यहां पे आप प्रधानमंत्री को प्रमुख कहेंगे, प्रधानमंत्री, इसके पास वास्तविक शक्ति होती है सरकार चलाने की, वास्तविक शक्ति कौन किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास। राष्ट्रपति प्रणाली में अगर हम देखें तो जो वास्तविक शक्ति है, वास्तविक शक्ति ये किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है वो रियल हेड होता है गवर्नमेंट का, और संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री रियल हेड होता है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति होता जरूर है, संसदीय प्रणाली जहां चलती है वहां राष्ट्रपति होता जरूर है, लेकिन वो नॉमिनल हेड होता है, नाम मात्र का होता है, नॉमिनल हेड होता है, उसकी सारी शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री ही करता है। तो नॉमिनल हेड होता है राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली में, जबकि राष्ट्रपतीय प्रणाली में जो राष्ट्रपति है वो वास्तविक मुखिया होता है, रियल हेड होता है, ध्यान रखेंगे। संसदीय प्रणाली की एक और बात है कि संसदीय प्रणाली, इसमें स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता, स्थिरता नहीं होती संसदीय प्रणाली में, स्थिरता नहीं होती। कैसे, मान लीजिए 2024 में चुनाव हुए, प्रधानमंत्री बन गए, अब चलना तो है सरकार को 5 साल, लेकिन क्या हुआ कि मेजॉरिटी कम हो गई, बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की मेजॉरिटी कम हो गई, मेंबर्स कम हो गए, तो फिर सरकार गिर जाएगी। यानी कि 5 साल के लिए जो सरकार चुनी गई थी वो स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, 5 साल से पहले भी गिर सकती है। राष्ट्रपति प्रणाली में क्या होता है, यहां पे स्टेबिलिटी है, यहां पे स्टेबिलिटी है, यानी कि 4 साल के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है, 4 साल वो काम करेगा। अब स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं होती है, इसलिए पॉलिसीज जो है, नीतियां कंटिन्यू चल पाए ये पॉसिबल नहीं है। राष्ट्रपति शासन में क्या है, 4 साल तक राष्ट्रपति रहेगा, उसे पता है, तो जो पॉलिसीज हैं वो कंटिन्यू काम करती हैं और उनका असर हमें दिखता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि जो COM है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति किसी भी हाउस के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, जवाबदेही उसकी
नहीं होती है। तो आई होप ये चीज ध्यान रखेंगे आप। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन क्या है एक बार हम देख लेते हैं। पहला कथन है अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, तो भैया ये गलत बात है। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है नहीं, अनुच्छेद 301 नहीं, क्या है 300A। ये जो अनुच्छेद है 300A यही है प्रॉपर्टी के राइट से संबंधित, प्रॉपर्टी राइट संपत्ति के अधिकार से संबंधित आर्टिकल 300A है। ठीक है। दूसरा, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। संपत्ति का जो अधिकार है वो अब एक लीगल राइट है। अभी क्या है? संपत्ति का अधिकार एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। ये फंडामेंटल राइट नहीं है। अब थोड़ा सा देखिए, जो पहली बार देख रहे हैं, बाकी तो मैं क्लास में रिवाइज करता रहता हूं आप लोगों के लिए। ये देखिए जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट्स वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। इसी बीच में आता है आर्टिकल 31। तो आर्टिकल 31 में पहले क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी था आर्टिकल 31 में। लेकिन फिर क्या हुआ? 44वां संविधान संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, और फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया और नई जगह डाल दिया और लीगल राइट बना दिया। वो नई जगह कौन सी है? वो नई जगह है आर्टिकल 300A। अब ये चीज मैं कई बार बता चुका हूं आपको कि फंडामेंटल राइट की लिस्ट में से संपत्ति के अधिकार को हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। मैं कई बार क्लास में बताया है, अगर आप क्लास डेली देख रहे हैं तो। ठीक है, तो दूसरा सही है। तीसरा भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 301 को 44वें संशोधन द्वारा कांग्रेस सरकार के द्वारा जोड़ा गया, ये गलत हो गया। ठीक, तो केवल दूसरा सही है। ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट। ध्यान देंगे। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटी। ध्यान रखना, आपसे पूछा है भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो पहले ड्यान देंगे आप, हम यहां सवाल जो बात कर रहा है वो सवाल बात कर रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज का। किसकी बात कर रहा है दोस्त? फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है। अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यानी कि जैसे मौलिक कर्तव्य आप बोल रहे हैं, इसे ही क्या बोलेंगे? ये क्या है? मौलिक कर्तव्य है। हम लोगों के मौलिक कर्तव्य हैं जो हमें पूरे करने चाहिए। तो मौलिक कर्तव्य, ये भारतीय संविधान जब बना 26 जनवरी 1949 को, जब हमने एडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन, उस समय ये फंडामेंटल ड्यूटीज भारत के संविधान में शामिल नहीं थी। फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल करने की जरूरत महसूस हुई तो भारत सरकार ने कमेटी बनाई एक, वो कमेटी है स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन सी है कमेटी? स्वर्ण सिंह कमेटी। एक स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया सरकार ने। इस स्वर्ण सिंह कमेटी ने सिफारिश की, इस स्वर्ण सिंह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और सिफारिश की सरकार से कि भारतीय संविधान में भी फंडामेंटल ड्यूटी, एफडी लिख रहा हूं मैं, फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। तो इसी सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में पहली बार फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। 42वां संशोधन किया गया संविधान में 1976 में, और टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी गई। 10 फंडामेंटल ड्यूटी भारतीय संविधान में जोड़ दी। अब क्योंकि ये संशोधन था तो कौन सी जगह जोड़ी गई भारतीय संविधान में? तो पार्ट 4A में जोड़ी गई। और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल रखा वो एक ही आर्टिकल है 51A। 51A। फंडामेंटल ड्यूटी के लिए हम प्रेरित कहां से हुए कि होनी चाहिए? तो रूस से, यूएसएसआर।
रूस से हमें ये कॉन्सेप्ट मिला है फंडामेंटल ड्यूटीज का। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में करके 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी जाती हैं, लेकिन बाद में फिर एक और महसूस होता है कि एक फंडामेंटल ड्यूटी और होनी चाहिए, राइट, एजुकेशन से रिलेटेड, बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड। तो 11वें नंबर की 11th नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी के लिए फिर अमेंडमेंट किया गया, कौन सा, 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में, और 11वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी फिर जोड़ दी गई। तो टोटल अब 11, आज की डेट में कुल 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में हैं जिनको हमें पूरा करना चाहिए। आपसे सवाल पूछा है, ये 4 दिए हैं आपको, 1 2 3 4, 4 ड्यूटी दी है, इनमें से बताना है आपको कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो देखो, सार्वजनिक चुनावों में मतदान करना, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, पब्लिक इलेक्शन में वोट करना, क्या ये फंडामेंटल ड्यूटी है? नहीं, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। बाकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। संविधान का पालन करना और इसके आदर्शों का सम्मान करना, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो हमसे पूछा है कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो पहली, सार्वजनिक चुनावों में मतदान करना। ये जो 11 फंडामेंटल ड्यूटी है उनमें से ये किसी में भी नहीं है, तो ये हो जाएगा आंसर। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 आई है, रिलीज हुई है हाल ही में, है ना। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी हुई है, और इस रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण के मामले में भारत 5वां सबसे बड़ा देश है, 5वां सबसे ज्यादा प्रदूषित देश है। ठीक है, तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत 5वें नंबर का सबसे ज्यादा प्रदूषित देश है विश्व में। ये वैश्विक वायु प्रदूषण के बारे में बात करें तो 138 देशों में से, ये जो रिपोर्ट आई है उसमें 138 देशों में से 126 देश ही WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है उसके दिशा निर्देशों का से ज्यादा प्रदूषण है। किसमें? 126 में, 138 में से 126 में। 7 देश ऐसे हैं इसमें जो WHO के दिशा निर्देशों को पूरा करते हैं, यानी कि प्रदूषण कम है। तो ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बारबाडोस, एस्टोनिया, ग्रेनेडा, आइसलैंड और न्यूजीलैंड, ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वैश्विक वायु गुणवत्ता में अगर देखें तो जो चार्ट है देश, विश्व स्वास्थ्य संगठन की सीमा से 18 गुना अधिक यहां पे है। बांग्लादेश में 15 गुना अधिक है प्रदूषण, पाकिस्तान में 14 गुना अधिक, और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 11 गुना अधिक है। ठीक है, दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारत से हैं। दुनिया के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 13 भारत से हैं। सबसे टॉप पर जो है, इन 20 में सबसे टॉप पर जो शहर है विश्व में वो है बिरनी हाट, असम मेघालय सीमा पर है, सबसे प्रदूषित है, सबसे प्रदूषित शहर है। और दूसरे नंबर पे फिर दिल्ली आती है, दूसरे नंबर पे दिल्ली आती है शहरों में। दूसरे केस में अगर हम बात करें, अगर विश्व में सभी देशों की राजधानी देखी जाए, कैपिटल, तो विश्व में कैपिटल्स की लिस्ट में दिल्ली सबसे प्रदूषित कैपिटल है, सबसे प्रदूषित राजधानी है भारत की। ठीक है, अब देखिए कुछ करंट अफेयर्स के हैं, क्विकली इसको देख लेते हैं। भारत 2028 तक दुनिया का सबसे बड़ा वेव 3 डेवलपर हब बन जाएगा, ऐसा बोला गया है। आईएनएस इम्फाल ने मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया। आईएनएस इम्फाल ने, मॉरिशस में प्रधानमंत्री गए थे अभी। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया। ठीक, नरेंद्र मोदी को मॉरिशस जो देश है उसने एक अवार्ड दिया है, सम्मान, क्या है? द ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है, ये अवार्ड दिया है। आगे
रिलायंस जियो ने स्टार लिंक के साथ सैटेलाइट से इंटरनेट प्रदान करने का समझौता किया है। पहला सौर वेदनाम उत्सव बिहार में संपन्न हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखी है और अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी पुरस्कार का आयोजन जयपुर में हुआ है। ध्यान रखेंगे इसको। 12 मार्च 2025 को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है, नो स्मोकिंग डे 12 मार्च को। लापता लेडीज जो मूवी है उसमें 25वें आईफा संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। लापता लेडीज सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार इसे मिला है। लापता लेडीज को ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर का प्रश्न पूछे जाते हैं। सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाना था। पारंपरिक नृत्य चापचर कुट 2025 मिजोरम में मनाया गया। और केंद्र सरकार ने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को 7 राज्यों में स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। और वहीं अगस्त 2024 में वायु प्रदूषण के मामले में वैश्विक स्तर पर 5वें नंबर पर रहा है। ये ध्यान रखेंगे, हमने डिस्कस कर ही लिया। ये क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर है? एक बार बताएंगे सभी, ठीक है? तो ये हमने डिस्कस किए। आई होप क्लास पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।